बेटा रमेश, और आप भी सुनिए, मैंने जो कहा वैसा ही करना ठीक रहेगा। माँ जी, आपने जो कहा उससे मैं सहमत नहीं। मुझे वैसा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे मजबूर ना कीजिए। मुझे पता है अनामिका, मेरे छोटे बेटे राघव की तरक्की तुम्हें पसंद नहीं है। अब जब राघव की पढ़ाई की बात आई तो तुम्हारा दिल नहीं पिघल रहा है, अलमारी से पैसे नहीं निकल रहे हैं, इसीलिए मदद करने के लिए तुम इतना सोच रही हो, यही बात है ना? माँ जी, आप जो चाहे सोच सकती है, पर आपने जो कहा वो करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरे छोटे बेटे के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं और मेरे पति चले जाएंगे। बेटा रमेश, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सगा भाई कामयाब हो तो तुम चल सकते हो, और अगर लगता है तुम्हारी पत्नी सही है तो तुम घर पर ही रह सकते हो, ठीक है? आवेश में मत आओ शारदा, बहू ने जो कहा उस पे भी हमें विचार करना चाहिए। हमारे छोटे बेटे राघव 3 साल हो गए शहर के, कितनी बार बुलाने पर भी किसी त्योहार पे घर नहीं आया, बस फोन पर ही बातें करता रहा। तो क्या आप राघव पर शक कर रहे हैं? मैं बस इतना कह रहा हूँ, राघव जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है कह रहा है, वो सच है या झूठ पता लगाते हैं। माँ जी, राघव सिर्फ नाम का देवर है, लेकिन वो मुझे भाभी माँ कहकर बुलाता है। वो मुझ में आपकी छवि देखता है और मैं उसे हरीश की तरह देखती हूँ। इसीलिए जब उसे जमीन बेचकर पैसे देने की बात आई, मैंने विरोध नहीं किया। शारदा बिना जवाब के बस अनामिका को देखती रही। शारदा, हमने जब भी राघव को फोन किया उसने बस पैसे भेजने को कहा, लेकिन 3 सालों में उसने हमें बुलाकर कभी अपना कॉलेज नहीं दिखाया। इतना कुछ होने के बावजूद तुम ही बताओ शारदा, हम उसकी बातों पर कैसे यकीन करें? तो अब हम क्या करें? हम शहर जाके पता लगाएंगे कि राघव डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है या नहीं, तब पता चल जाएगा कि सच में उसे पैसों की जरूरत है या नहीं। वापस आकर हम गांव वालों के पास चंदा इकट्ठा करेंगे और वो पैसे राघव को फिर भेज देंगे। ठीक है, फिर कल हम और आप शहर जाएंगे, बेटा बहू यहीं रहेंगे। ठीक है शारदा। प्रसाद ने हामी भर दी। रमेश खेत की तरफ चला गया। अनामिका मजदूरी के काम के लिए निकल गई। उसी रात शहर के हॉस्टल में रह रहे राघव ने अपनी माँ शारदा को पैसों के लिए फोन करता है। शारदा ने राघव को पूरी बात बता दी। राघव के दिमाग में चालाकी आया। उसने अचानक से बात करते करते फोन काट दिया और हॉस्टल से निकल पड़ा। जैसे ही हमने कहा कि कल हम आ रहे हैं, राघव ने फोन काट दिया। अब कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। सोचते हुए शारदा सो गई। सुबह के 5 बजे मुर्गियां कुकड़ुकू करने लगी। अनामिका घर के बाहर रंगोली दे रही थी। अचानक से हाथ में लगेज लिए राघव घर के सामने आके खड़ा हो गया। अनामिका के जोर से आवाज लगाते ही सब भागकर बाहर आ गए। मैं कोई भूत पिचास नहीं हूँ पिताजी, मैं आपका छोटा बेटा राघव हूँ। चलिए घर के अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। सब लोग अंदर जाके बैठते हैं। बेटा, हमने कहा कि हम आएंगे, तुम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? कल जब रात को मैंने आपसे पैसे मांगी तो आपने तो फोन पर मेरी लंबी चौड़ी क्लास ले ली। ये देखो, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ, सारा सबूत मैं लेकर आया हूँ, सब रखा हुआ है, जो देखना है देख लो। किसी को कोई सबूत देखने की जरूरत नहीं, मेरे और तुम्हारे पिताजी को भरोसा है। माँ, जब वो सबूत लेकर आए हैं हमें दिखाने के लिए, तो देख लीजिए ना। देखो बहू, राघव के पढ़ाई को लेकर तुम टांग ना अड़ाओ तो अच्छा रहेगा। तुमने मदद की वहां तक ठीक है, जाओ राघव के लिए 1 कप चाय लेके आओ। 1 मिनट रुको भाभी, पहले सबूत देख लो। राघव अपने मेडिकल कॉलेज का आईडी कार्ड अनामिका के साथ साथ घर के सभी को दिखाता है। सभी विश्वास करते हैं। फिर 1 घंटे बाद शारदा राघव को अपने साथ लेकर पंचायत ऑफिस जाती है और माइक लेकर वहाँ, मेरा नाम शारदा है, एक बार आप सभी लोग गांव पंचायत ऑफिस के पास आकर मुझसे मिले, चाहे कितनी भी जरूरी काम क्यों ना हो छोड़ कर आए। मैं आप सभी से आज कुछ विशेष बात करना चाहती हूँ। शारदा की बातें सुनकर गांव वाले पंचायत ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने शारदा के साथ राघव को भी देखा। आप सभी लोग जानते हैं ना, ये मेरा छोटा बेटा राघव है, शहर में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। आप लोग ये भी जानते हैं कि हमने इसके लिए खेत भी बेच दिया। शारदा की बातें गांव वाले चुपचाप सुन रहे थे। अब हमारे पास पैसे नहीं, मैं दिल से चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी हैसियत है उसके अनुसार हमें मदद करें। डॉक्टर बनने के बाद ये गांव लौट आएगा और आप सभी का मुफ्त में इलाज करेगा।
गांव वालों ने भी तालियां बजाई और अपनी क्षमता अनुसार राघव को मदद की। अनामिका ने भी उस रात राघव को कुछ पैसे दिए। मैंने कहा ना बहू, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं। माँ जी, मेरी बात सुनिए। मैंने गांव वालों से पैसे लेने से मना किया था, मदद करने से मना नहीं किया था। अपने पैसे अपने पास रखो बहू, गांव वालों ने बहुत पैसे दिए हैं। शारदा ने राघव से पैसे लेकर अनामिका को वापस कर दिए। राघव सभी को अलविदा कहकर डॉक्टर बनने के लिए फिर से शहर निकल गया। 2 साल बीत गए। राघव गांव का मुंह देखा तक नहीं और शारदा से बात करना भी बंद कर दिया। गांव वाले जब भी सास बहू को देखते तो राघव के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते। शारदा और अनामिका की सफाई सुनने को वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। उल्टा वो बस ताने मारते थे कि तुम्हारा बेटा हमारे पैसों से डॉक्टर बना और गांव आने की वजह वो शहर में ही ढेर सारे पैसे कमा रहा है। इस वजह से सास बहू के बीच झगड़े होने लगे। माँ जी, इसीलिए कहा था कि गांव वालों से पैसे मत लीजिए, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब देखिए वो किस तरह से हमें अपमान कर रहे हैं। उनके अपमान की वजह से मुझे और मेरे बच्चों को भी बातें सुननी पड़ रही है। तो फिर बच्चों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ। जब शारदा इस तरह से कह रही थी तभी रमेश और प्रसाद घर आते हैं। उन्हें लड़ाई का मूल वजह समझ में आता है। शारदा, इस गांव में और रहना ठीक नहीं होगा। चलो हम कहीं और चलते हैं। मैं ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कौवे की तरह नोचने वाले इन गांव वालों के बीच मैं नहीं रह सकता। तो गांव के बाहर जाके पहाड़ों पे रहिए। गुस्से से ही सही, पर तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। गांव के बाहर उन पहाड़ों में जाके घर बना के रहेंगे। इस गांव में फिर कभी नहीं लौटेंगे। जहाँ कहोगे मैं वहीं जाके रहूंगी, पर ये बहू मेरे साथ नहीं जाएगी। इसे देखते ही मुझे छोटे बेटे की याद आती है और बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है माँ जी, आप एक पहाड़ पे रहिए, मैं दूसरे पहाड़ पे बच्चों को लेकर रहूंगी। आपके बुलाने पर भी नहीं आऊंगी। अगर तुम सास बहू की चुनौती खत्म हो गई हो तो अपना अपना सामान बांध लो। जितनी जल्दी हो सके हमें सामान बांध के यहाँ से निकलना होगा। अगर फिर से गांव वाले आके राघव के बारे में पूछने लगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जाओ। सास बहू अपने कमरे में जाती है और अपना अपना सामान समेट लेती है। समय निकल जाता है। सास बहू की जिंदगी अब 2 अलग अलग पहाड़ों पे जाके बस गया। सासू माँ शारदा अपने पति प्रसाद के साथ एक पहाड़ में जाके रहने लगती है और बहू अनामिका अपने पति रमेश और 2 बच्चे भव्या और हरीश को लेकर दूसरे पहाड़ में रहने लगती है। सास बहू अब अलग अलग घर में रहने लगती है और अपने अपने तरीके से कामकाज करती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मालिनी नाम की एक लड़की से शादी करके राघव गांव लौट आता है। पूरा घर धूल और कचरे से भरा हुआ था। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि घर वाले गए कहाँ। राघव, इसी घर के बारे में बताया था। यही मेरा घर है मालिनी। पर तुमने बताया था माँ, पिताजी, भाई, भाभी, बच्चे सब है, वो कहाँ है? जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई के पैसों को लेकर गांव वालों ने ताने मारे होंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए हो सकता है कि गांव छोड़ के वो सभी चले गए। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, हम यहीं रहेंगे। यहीं पे क्लिनिक खोलेंगे और गांव वालों को हम मुफ्त में इलाज करेंगे। राघव और मालिनी ने मिलकर घर की साफ सफाई कर ही रहे थे। तभी कमला आकर उन्हें पहचान लेती है। राघव, गांव वालों को भरोसा दिलाकर कि तुम डॉक्टर बनोगे, हमारे पैसे लूट के चले गए, अब किस मुंह से आए हो? गुस्सा मत कीजिए, राघव मेरे प्यार के खातिर अपने घर वाले गांव से दूर था। अब मेरे घर वाले शादी के लिए राजी हो गए हैं। उन्होंने राघव के माता पिता को ले जाने को कहा है, इसीलिए हम वापस आए हैं। माफ करना राघव, सच जाने बिना पूरे गांव वालों ने तुम्हारे घर वालों को बहुत बुरा भला कहा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और जाके पहाड़ों पे बस गए। कमला की बातें सुनते ही राघव ने पल भर भी नहीं सोचा और मालिनी को लेकर उन पहाड़ों की ओर चल दिया जहां शारदा और बाकी लोग रह रहे थे। उसने उन्हें पूरी कहानी बताई। फिर सास बहू ये सुनकर खुश हो गई। ठीक है बेटा, मैं और तुम्हारे पिताजी मालिनी के पिताजी से बात करेंगे। शारदा और प्रसाद मालिनी के घर जाकर उसके पिताजी से बात करते हैं और फिर धूमधाम से राघव और मालिनी की शादी होती है। राघव और मालिनी ने घर के पास ही क्लिनिक खोलकर गांव वालों की मुफ्त में सेवा करना शुरू कर दी। लेकिन सास बहू ने पहाड़ों पर ही रहने का फैसला लिया क्योंकि उन्हें वहीं पे शांति मिल रही थी। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।